कैसे हैं आप सभी बच्चों लोग? आपके कार्यक्रम शिक्षावाणी में आज आपके साथ है आपकी योगिता दीदी। और बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपके लिए हम प्रोग्राम में क्या-क्या लेके आए हैं। आज सबसे पहले आप सुनेंगे मीना की कहानी, जिसमें हम कहानी सुनाएंगे पर्ची उठाओ। और फिर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान का पाठ 5 कोयला व पेट्रोलियम, जिसे बताएंगे निधि और अजय। फिर कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 सत्ता की साझेदारी, जिसे बताएंगे अध्यापक हरिओम मीना। तो बच्चों, अब आपको ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं, तो चलो मिलके सुनते हैं मीना की कहानी पर्ची उठाओ। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, एक मजे की बात बताऊं, मीना के पास भी बिल्कुल मेरे जैसा ही एक रुमाल है। और हाँ, वो देखो, मीना के साथ है उसके दोस्त सोमा, मोनू और दीपू। मिट्ठू भी। लगता है सब दीपू के घर कुछ खेल रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। मोनू, सोमा, दीपू, चलो सांप सीढ़ी खेलें। पर वो तो हम खेलते ही रहते हैं, बाहर चलकर कुछ और खेलें। ये लो बच्चों, मीठे मीठे आम। अरे वाह, आम। अम्मा, हम आम खाकर बाहर खेलने जाएं? नहीं दीपू बेटा, तुम घर के अंदर ही रहना। दादाजी की तबीयत खराब है ना, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो थोड़ी देर में उन्हें देखने नरस बहन जी भी तो आने वाली हैं। ठीक है? जी अम्मा। अम्मा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ दीपू, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। ओह, दीपू, तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई है। मीना, दादाजी को जुकाम हो गया है, खांसी और सर्दी से परेशान है, इसलिए अम्मा ने मुझे घर पे रहने के लिए कहा है। लेकिन दीपू, हम घर में बैठकर क्या खेलेंगे, है ना मीना? सोमा, हम चारों अलग अलग पर्चियों पर कुछ लिखेंगे, फिर हम उन सारी पर्चियों को आपस में मिला देंगे और फिर बारी बारी से हम एक एक पर्ची उठाएंगे। जिसकी पर्ची में जो लिखा होगा उसे वही करना होगा। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। हाँ मोनू, तो चलो जल्दी से पर्चियाँ बनाते हैं। ये लो, पर्चियाँ बन गई। अब हम सब बारी बारी से एक एक पर्ची उठाएंगे। ठीक है मीना, पहली पर्ची मैं उठाता हूँ। मोनू, तुम्हारी पर्ची में क्या लिखा है? पर्ची में लिखा है 4 पशु या 4 पक्षियों की आवाजें निकालो। तुम सबको बताना है कि कौन सी आवाज किस पशु या पक्षी की है। तो सबसे पहली आवाज किसकी निकालोगे मोनू? वही तो तुम सबको बताना है दीपू। सुनो पहली आवाज, पक 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 पक। मुर्गी। इतनी जल्दी पहचान लिया? अब देखना कैसी आवाज निकालता हूँ। बकरी। है? ये आवाज भी पहचान ली? अब देखना, कोई भी नहीं पहचान सकेगा ये अगली आवाज। बोलो बोलो, किसकी आवाज है ये? हाथी की ही आवाज थी ना? नहीं। मैं तो गाय की आवाज निकाल रहा था। गाय। गाय तो ऐसे बोलती है। अब आखिरी आवाज। तो सुनो, ये तो बहुत आसान है, कुत्ते की आवाज। अब दीपू की बारी। हाँ मीना, मैं पर्ची उठाता हूँ। इस पर्ची में लिखा है
बादलों पर एक कविता बनाओ। कविता बनाना तो मुझे नहीं आता। मीना, ये पर्ची तुम्ही ने लिखी होगी। हाँ दीपू। पर कविता बनाना तो आसान है। 4 मिलती जुलती पंक्तियाँ बना लो, बस हो गई कविता तैयार। और फिर हम सब भी तो हैं तुम्हारी मदद के लिए। बादलों पर 4 पंक्तियाँ। बारिश के आने से पहले आसमान पर छाते बादल। आगे मैं बताऊं दीपू? हाँ सोमा, अगली लाइन तुम ही बनाओ ना। घर 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 गरजते हैं वो, बारिश लेके आते बादल। वाह, क्या कविता थी। दीपू बेटा। नमस्ते नरस बहन जी। नमस्ते नरस बहन जी। नमस्ते नमस्ते बच्चों। अच्छा तुम लोग खेलो, मैं जरा दीपू के दादाजी को देख कर आती हूँ। अब पर्ची उठाने की बारी मेरी। तुम्हारी पर्ची में क्या लिखा है मीना? मेरी पर्ची में लिखा है कि मैं एक रुमाल बेचने वाली हूँ और मुझे एक ऐसे आदमी को रुमाल बेच के दिखाना है जिसे रुमाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये पर्ची जरूर तुमने लिखी होगी दीपू। हाँ मीना, ये पर्ची मैंने ही लिखी थी। चलो अब जल्दी से तुम मुझे एक रुमाल बेच के दिखाओ। और हाँ, ये मत भूलना कि मुझे रुमाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, कोशिश करती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी, बताइए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे बढ़िया मुलायम कपड़े से बना रुमाल। पर मुझे तो रुमाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन भाई साहब, इस रुमाल का रंग तो देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल आसमानी नीला। पर मुझे नीला नहीं, हरा रंग अच्छा लगता है। क्या कहते हो मिट्ठू? कोई नई तरकीब सोच के रहेंगे? तरकीब सोच के रहेंगे, रुमाल बेच के रहेंगे। जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पर भाई साहब, ये रुमाल आपके हाथों को हमेशा साफ रखेगा। मैं तो अपने हाथ समय पर धोता रहता हूँ, और वो भी साबुन से। इस रुमाल से तो आप अपना पसीना भी पोंछ सकते हैं। पर अब तो सर्दियाँ आने वाली है, पसीना निकलेगा ही नहीं। लेकिन मेरी मानिए तो आपको रुमाल की बहुत जरूरत पड़ेगी। मगर क्यों बहन जी? देखिए, अगर आपको सर्दी के मौसम में जुकाम हो जाए और छींक आ गई और तब आपके पास रुमाल नहीं हुआ तो? पर रुमाल का छींक से क्या लेना देना? मेरी माँ कहती है कि हमेशा रुमाल से मुंह ढककर छींकना और खांसना चाहिए, नहीं तो कीटाणु फैल जाते हैं। ओफो मीना, तुम तो ये सब जीतने के लिए बोल रही हो। नर्स बहन जी पास वाले कमरे से सब सुन रही थी। जब उन्होंने दीपू को ये कहते हुए सुना कि उसे रुमाल की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने दीपू से कहा, मीना बिल्कुल ठीक कह रही है दीपू। अगर तुम मुंह और नाक को बिना ढके छींकोगे तो सारे कीटाणु हवा में फैल जाएंगे और फिर इन कीटाणुओं से किसी को भी जुकाम हो सकता है। फिर हमें क्या करना चाहिए नरस बहन जी? इसीलिए जब भी छींक आए तो रुमाल या तौलिए से मुंह ढक लेना चाहिए ताकि कीटाणु हवा में नहीं फैलें। नरस बहन जी, दादाजी भी मुंह बिना ढके ही छींकते हैं। हाँ दीपू, मैं तुम्हारे दादाजी को भी अभी यही बताकर आ रही हूँ। दादाजी कह रहे थे कि अब वो भी हमेशा अपने पास एक रुमाल रखेंगे। ओह, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। पर अब तुम्हें पता चला है कि रुमाल कितना जरूरी होता है। अब तो आपको ये रुमाल खरीदना ही पड़ेगा भाई साहब। पर मैं एक नहीं 2 रुमाल खरीदूंगा। अरे वाह भाई साहब, पर 2 क्यों? एक मेरे लिए और एक मेरे दादाजी के लिए। अरे वाह, शाबाश दीपू, इसी बात पे हो जाए तालियां। हो जाए। दोस्तों, अब तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। बिना रुमाल के छींकना या खांसना है बीमारी फैलाना। अच्छा हुआ जो मेरा रुमाल भी मिल गया, नहीं तो मीना से नया रुमाल खरीदना पड़ता। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब देखें ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। कभी नहीं कीटाणु फैले, रखना सभी ख्याल। जब भी छींक या खांसी आए, मुंह पे रख लो रुमाल। भाई वाह, क्या कविता बनाई है मीना और मिट्ठू ने। और अब वक्त है एक मजेदार गीत का, आओ सुने।
इतना रखना याद मगर ऐसा कर या वैसा कर इतना रखना याद मगर अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर इसीलिए जरा संभल कर जरा संभल कर जरा संभल कर हाँ जरा संभल कर अपने घर का कूड़ा गली में तुम मत फेंको कभी छींक जो आए मुंह पे रुमाल रखो कूड़ा कूड़ेदान में डालो छींकाए रुमाल निकालो सोच दूसरे के बारे में जो भी कर इसलिए जरा संभल कर जरा संभल कर जरा संभल कर हाँ जरा संभल कर अगर जो शोर करोगे कोई परेशान होगा झगड़ा अगर करोगे अपना भी नुकसान होगा धीरे बोलो जब मुंह खोलो दोस्त बनाओ मीठा बोलो भूल न जाना बातें मेरे कभी मगर इसलिए जरा संभल कर जरा संभल कर जरा संभल कर हाँ जरा संभल कर ऐसा कर या वैसा कर इतना रखना याद मगर अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर इसीलिए जरा संभल कर जरा संभल कर जरा संभल कर हाँ जरा संभल कर क्या गाना था, सचमुच सुरीला और मजेदार। अब देखते हैं मीना की बहन जी आज कक्षा में कौन सा खेल खिला रही हैं। तो बच्चों आज हम खेलेंगे शब्दों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम उस शब्द के हर अक्षर से कोई नया शब्द बनाओगे, ठीक है? हाँ बहन जी। अच्छा, तो आज का पहला शब्द है बीमार। बहन जी, इस शब्द में एक अक्षर है ब। बिल्कुल ठीक कहा राजू। अब इसी अक्षर ब से एक नया शब्द बताओगे? अभी बताता हूँ। ब से बारिश। शाबाश राजू, ब से बारिश। बारिश के आते ही हमें गर्मी से राहत मिलती है और फसल भी लहलहाने लगती है। अब अगले अक्षर से शब्द तुम बताओ सुनील। जी बहन जी, अगला अक्षर है म। म से मैं बताऊं बहन जी? बिल्कुल मीना। म से मछली, जो है जल की रानी। हाँ, पानी में मिलती है मछलियाँ, तरह तरह की छोटी मछलियाँ जैसे रोहू, हिल्सा और कुछ तो इतनी बड़ी होती हैं कि उनके सामने नाव भी छोटी लगती है, जैसे व्हेल। बीमार में अभी भी एक अक्षर बचा है, उस अक्षर से शब्द कौन बताएगा? मैं बताऊं बहन जी? जरूर मिली। अगला अक्षर है र। र से रसगुल्ला। बिल्कुल सही। तो बच्चों आया ना मजा शब्दों की अंताक्षरी खेलकर? जी बहन जी। मजा तो हम सबको आया, है ना? फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। तो बच्चों कैसा लगा आपको पर्ची उठाओ का खेल?
और आपने जाना ना कि रुमाल जैसी छोटी चीज भी हमारे लिए कितनी काम की है। हमें छींकते वक्त, खांसते वक्त हमेशा रुमाल का उपयोग करना चाहिए और यही नहीं, हमारी सफाई में भी रुमाल का बहुत बड़ा योगदान होता है। रुमाल हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। और जहाँ शब्दों की अंतराक्षी की बात करें तो इससे हमारा शब्दकोश तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपको पता है इससे हमारे दिमाग की कसरत भी होती है। तो बच्चों, आज आपको मजा आया ना दिमाग की अंतराक्षी करने में और अच्छी अच्छी बातें सीखने में। और अब वक्त हो चुका है हमारे कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान का पाठ 5 कोयला व पेट्रोलियम। और आज इस पाठ की खास बात ये है कि निधि दीदी और अजय भैया इस पाठ को एक कहानी के जरिए आपको समझाएंगे। निधि दीदी और अजय भैया ट्रेन से अपनी नानी के घर से अपने घर जा रहे हैं और उस ट्रेन में जो दोनों ने बातचीत की है ना, उसके जरिए आपको ये पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलके सुनते हैं ये पाठ। दीदी, बहुत भूख लगी है। नानी ने खाने में क्या दिया है? निखिल, नानी ने खाने के लिए दाल बाटी चूरमा बांध के दिया है। अरे वाह, नानी के हाथ के दाल बाटी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, नानी दाल बाटी को सिगड़ी पर जो बनाती है। सिगड़ी में तो कुछ काला पत्थर जैसा जल रहा होता है। हाँ निखिल, वह काले रंग की चीज जो पत्थर जैसे कठोर होती है उसे कोयला कहते हैं। कोयला? निखिल, आज मैं तुम्हें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है इसके बारे में कहानी सुनाती हूँ। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचली जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के नीचे मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इसका मतलब कोयला हमें पेड़ों के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। हाँ, यह पेड़ों के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? कैसे उपयोगी पदार्थ? कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब ये कोक क्या चीज है? निखिल, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। फिर ये कोलतार क्या चीज है? कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। 200 पदार्थों का मिश्रण? कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में किया जाता है। दैनिक जीवन में कौन से पदार्थों में किया जाता है? निखिल, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि। तुम्हें पता है कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डामर कहते हैं। पर आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। और यह कोयला गैस क्या होती है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। दीदी, कोयला गैस का क्या उपयोग होता है? यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। एक और खास बात है,
सर्वप्रथम कोयला गैस का उपयोग न्यूयॉर्क और लंदन में सन 1800 में पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। दीदी, क्या कोयला बस खाना बनाने हेतु उपयोग आता है? नहीं, कोयले का उपयोग तापीय संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और तुम्हें पता है, सर्वप्रथम रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने हेतु कोयले का उपयोग किया गया था। दीदी, तो क्या हम जिस रेलगाड़ी में बैठे हैं यह कोयले से चल रही है? नहीं निखिल, आधुनिक जमाने की रेलगाड़ी डीजल, पेट्रोल व विद्युत से चलती है। दीदी, आप मुझे पेट्रोल और डीजल के बारे में विस्तार से बताइए। निखिल, क्या तुम जानते हो, ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालक वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। उसी प्रकार भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम आता है। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। दीदी, यह पेट्रोलियम कैसे बनता है? निखिल, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। दीदी, हमें यह पेट्रोल व डीजल कहाँ से प्राप्त होता है? निखिल, तुम्हें मैं एक रोचक बात बताती हूँ। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम यानी तेल से हुई है, क्योंकि यह जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, जिन्हें हम पेट्रोलियम के कुएं कहते हैं। पेट्रोलियम के कुएं? निखिल, विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में ड्रिल किया गया था। भारत में तेल असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच में पाया जाता है। और तुम्हें पता है, राजस्थान में तेल बाड़मेर के मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम में भी पाया जाता है। दीदी, तो क्या हम पेट्रोल या डीजल को कुएं से निकालकर सीधा गाड़ी में भर लेते हैं? नहीं नहीं निखिल, पेट्रोलियम का परिष्करण करना पड़ता है। अब यह पेट्रोलियम का परिष्करण क्या होता है? पेट्रोलियम यानी संसाधित कच्चा तेल। कच्चे तेल को रिफाइनरियों द्वारा शुद्ध करने के पश्चात कई प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद? अब यह क्या होता है? पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमनी आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करणी? अब यह पेट्रोलियम परिष्करणी क्या होता है? अरे, अभी तो बताया था, कच्चे तेल की रिफाइनरियां। पेट्रोलियम परिष्करणी यानी कच्चे तेल की रिफाइनरियां, जहां कच्चे तेल को शुद्ध करके पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमेन आदि को प्राप्त करके इनका उपयोग अलग अलग रूप में करते हैं। अच्छा। निखिल, क्या तुमने कभी हमारे घर पर रखे गैस के सिलेंडर को देखा है? उस पर क्या लिखा होता है? हाँ, उसमें LPG लिखा होता है। LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? अब यह क्या चीज होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस
पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त गैस को पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसे द्रव अवस्था में बदलकर सिलेंडर या टैंकर में भरा जाता है। इसीलिए इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अच्छा दीदी, अब आप क्या मुझे इसका उपयोग बता सकते हैं? हाँ निखिल, क्यों नहीं। द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के विलायक के रूप में किया जाता है। मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। अच्छा दीदी, नानी के घर में जब लाइट गई थी और नाना जी ने लैंप जलाया था, वो मिट्टी के तेल से जल रहा था। हाँ निखिल, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनयंत्र के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन के लिए किया जाता है। पैराफिन का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के रूप में किया जाता है। बिटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण के रूप में किया जाता है। अरे, इसका मतलब मैं जो वैसलीन लगाता हूँ वह पैराफिन से बना होता है। हाँ निखिल, चलो अब हमारे ट्रेन से उतरने का समय आ गया है। हम जयपुर स्टेशन पहुंच गए हैं। अब हमें स्टेशन से निकलकर ऑटो रिक्शा लेना है और फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अच्छा दीदी, चलो मैं सामान उतारता हूँ, तुम भी मेरी मदद करो। ठीक है निखिल। अरे दीदी, हम जिस ऑटो में बैठे हैं इस पर हरे रंग से CNG लिखा है, तो क्या CNG भी कोई ईंधन का प्रकार है? हाँ निखिल, CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, यह क्या चीज होती है? प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यह क्या चीज है? अरे, अभी तो बताया था CNG। CNG को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन, यह क्या है? इस प्रकार का ईंधन जिसमें न्यूनतम प्रदूषण होता हो उन्हें स्वच्छ ईंधन कहते हैं, जैसे CNG। CNG का लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जाता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। दीदी, आप मुझे ये बताइए कि CNG और LPG क्या समान होती है? नहीं निखिल, CNG और LPG दोनों अलग अलग है। LPG को हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त गैस है। और CNG प्राकृतिक संपीड़ित गैस है, जो कि एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, CNG को घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबी पाइपों का जाल बनाया होगा। हाँ निखिल, गुजरात व दिल्ली के कुछ भागों में इसकी पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है, और जो घरों में प्राकृतिक गैस पहुंचाने का काम करती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग और कहां-कहां किया जाता है? निखिल, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। क्या यह काला सोना पेट्रोलियम की खदानों से ही प्राप्त होता है? हाँ,
भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। दीदी, जब इन पदार्थों को बनने में लाखों साल लगते हैं और इनकी खपत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस तरह से कुछ समय बाद यह तो समाप्त हो जाएंगे। हाँ निखिल, ऐसे संसाधन सीमित संसाधन होते हैं। इनके ज्ञात भंडार कुछ लगभग 100 वर्ष ही चलने वाले हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इन ईंधनों को जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह, जमीन और पानी के दोनों के तापमान के साथ साथ वायुमंडल में भी ताप की वृद्धि है। बहुत पहले जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई थी, तब यह प्राकृतिक कारणों का परिणाम था, लेकिन आज यह मानव गतिविधियों द्वारा उत्पादित वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के संचय के कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस, यह क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10-15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। दीदी, तो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है? निखिल, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल व डीजल बचाएं। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। अच्छा दीदी। जिस तरह तुमने जाना कि कोल, पेट्रोलियम सीमित मात्रा में हमारी धरती पर उपलब्ध है, उसी तरह कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। असीमित संसाधन? असीमित संसाधन कैसे काम आते हैं? नानी के गांव में पवन चक्की देखी थी ना? हाँ दीदी। पवन चक्की वायु का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत नई चीज है। क्या तुमने घर की छत पर लगा वाटर हीटर देखा है? हाँ दीदी, देखा है। वह वाटर हीटर सोलार वाटर हीटर है जो सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पानी गर्म करता है। अरे बहुत ही सही। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए। दीदी, आपने बताया था कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तो मृत जीवों से उत्पन्न होती है। हाँ निखिल, सही कहा तुमने। परंतु क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं निखिल, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। मतलब इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ सीमित और असीमित संसाधनों के नाम पूछती हूँ और तुम्हें बताना है कि यह सीमित संसाधन है या असीमित। वायु किस प्रकार का संसाधन है? वायु एक असीमित संसाधन है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि वायु अनंत होती है। बहुत अच्छे। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोल एक सीमित संसाधन है। पेट्रोल के बारे में तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि पेट्रोल के स्रोत अगले 100 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छे निखिल। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का संसाधन है? असीमित संसाधन है। सूर्य असीमित संसाधन की श्रेणी में क्यों है? क्योंकि
सूर्य का प्रकाश अनंत है। बहुत अच्छे निखिल। प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक गैस एक सीमित संसाधन की श्रेणी में आता है। बहुत अच्छे निखिल। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल तो असीमित संसाधन है। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि पृथ्वी का 70% भाग जल है। दीदी, जल से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? निखिल, क्या तुम्हें याद है हम नानी के साथ बांध देखने गए थे? हाँ दीदी। जब जल को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह अपनी संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर टरबाइन को चलाकर बिजली बनाता है। इसका मतलब जल भी असीमित संसाधनों में आता है। बहुत अच्छे। चलो अब ऑटो से सामान उतारे, हम घर पहुंच गए निखिल। हाँ दीदी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको पाठ? आपने जाना ना, जो हमारी दैनिक आवश्यकता में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, वैसलीन है, ये सब चीजें कैसे बनती है, कैसे उपयोग की जाती है, और क्या-क्या हमारे सीमित संसाधन है और क्या-क्या हमारे असीमित संसाधन है। कहने का मतलब बच्चों, इस पाठ से हमें ये भी सीख मिलती है कि प्रकृति को हमें हमेशा अपना दोस्त समझना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, और जो प्रकृति हमें देती है ना, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और जब हम सदुपयोग करेंगे ना बच्चों, चीजों को आप काम ले रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी उन चीजों को काम ले सके, इसके लिए आपको आज से ही सजग होना पड़ेगा। समझ गए ना आप बच्चों? अब बच्चों, अब समय हो चुका है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का। विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ 1, सत्ता की साझेदारी, जिसे बता रहे हैं अध्यापक हरिओम मीना। प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि हम प्राय परिवार में देखते हैं कि परिवार का मुखिया परिवार के अन्य सदस्यों को कार्य करने का आदेश देता है। परिवार के सभी सदस्य मुखिया के आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हैं, अर्थात परिवार में मुखिया की सत्ता होती है। मुखिया द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के बीच कार्यों का वितरण किया जाता है, अर्थात लोकतंत्र की तरह कार्य का विभाजन किया जाता है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी समन्वय बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में भी सत्ता का विकेंद्रीकृत अर्थात सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जो लोकतंत्र में कामकाज के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, पर जहां लोकतंत्र के लिए सभी निश्चित कार्यों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, तो वहां हमेशा कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। विवाद अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ व अधिक योग्य समझने के कारण उत्पन्न होते हैं, और इन सब का एक ही मकसद होता है कि ये वहाँ की सत्ता को हासिल कर सकें। बच्चों, जहाँ पर अनेक प्रकार वर्गों के लोग निवास करते हैं, वहाँ पर सत्ता के लिए संघर्ष होना आम बात हो जाती है। एक दूसरे को नीचा दिखाकर तथा आरोप प्रत्यारोप करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, परंतु एक अच्छे लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा इस प्रकार से किया जा सकता है कि जिससे सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इसको सत्ता की साझेदारी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में सत्ता की साझेदारी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, हम दो देश बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों के साथ शुरुआत करते हैं। यह दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन दोनों देशों की घटनाओं से यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। बच्चों, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। उसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। बेल्जियम में 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और उनकी भाषा डच है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वह फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में लोगों में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेंच वासी लोग समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच वासी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते
1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए बच्चों, अब हम इस स्थिति की तुलना दूसरे देश श्रीलंका से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। यहाँ 74% आबादी सिंहलियों की है। उसके बाद तमिल जो कि 18% का नंबर आता है। तमिल में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% है और बाकी हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में कई ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। बच्चों, अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में दोनों देशों में जिनका संख्या बल ज़्यादा है वह लोग अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे इनके बीच लड़ाई होगी और संभव है कि इन दोनों देशों के टुकड़े हो जाएं। आइए बच्चों, अब हम ये जानकारी प्राप्त करें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंहली समुदाय के लोगों ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिंहली समुदाय की प्रभुता के लिए काम किया। 1956 में कानून बनाकर तमिलों को दरकिनार करके सिंहली को एक राजभाषा घोषित कर दिया तथा शिक्षा व सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता देने की बात चली। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ाई। उन्हें लगा कि सिंहली वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें सम्मान, राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही है। नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांग को लगातार नकारा गया। श्रीलंका में 2 समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव को रूप ले लिया। ये टकराव गृह युद्ध में परिवर्तित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेकों परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई तथा बहुत सारे लोग जो मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। हमारे देश के पड़ोसी देशों में श्रीलंका का आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में जाकर इस गृह युद्ध का अंत हुआ। बच्चों, अब हम बेल्जियम के बारे में चर्चा करते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, क्षेत्रीय असमानताओं और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। इन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन तो सिर्फ इसलिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता। इन्होंने अपने संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तो तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के समुदायों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफ फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की सरकारों को सौंप दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है तथा केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरी स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। बच्चों, आपको बेल्जियम का मॉडल जटिल लग सकता है,
पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे देश में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। तो बच्चों, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए तथा श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। बच्चों, अब हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सत्ता के बंटवारे में सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव ही आगे जाकर राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अधिक संख्या बल वालों की इच्छा को सभी पर थोपना आगे जाकर देश की अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बच्चों, बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से भी सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दोनों तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अभूतपूर्व महत्व को बताता है। बच्चों, अब तक हमने सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे सत्ता की साझेदारी के रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की समझदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास संस्था पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहती है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति, इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों या रूपों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनाता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी ओर सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर राज्य स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्यारे बच्चों, भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कह सकते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा तथा इन सरकारों के कार्यों का विभाजन संविधान के द्वारा अलग-अलग किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन हिस्सेदारी दी जाए। इसके अलावा सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में स्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिस्पर्धा ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में रह रहे एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारिक, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों जैसे संगठित हित समूहों को सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अनेक सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो बच्चों, आज हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने सुना कि विभिन्न समुदाय या समूहों में जब तक सत्ता को समान रूप से नहीं बांटा जाएगा, तब तक किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाना संभव नहीं है। इसलिए संविधान के द्वारा ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी समुदायों और वर्गों की सत्ता में समान हिस्सेदारी रहे, तब जाकर ही देशों में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बनी रहेगी। धन्यवाद। बच्चों, अभी आप सुन रहे थे कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 सत्ता की साझेदारी, और आपने सीखा ना कि एकता किसी भी देश के लिए कितनी जरूरी है। अगर हम सब एक रहेंगे और सब भाषाओं का और सब जातियों का और सब धर्मों का जब हम समान रूप से सम्मान करेंगे, तो देश की एकता को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। और जब देश की एकता जब सुदृढ़ रहेगी, एक रहेगी, तो वो देश निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अच्छा देश साबित होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि हम हमेशा एक रहेंगे, सभी धर्मों की बराबर इज्जत करेंगे, सभी भाषा, सभी बोलियों को सम्मान देंगे और हमारा भारत देश हमेशा एक रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, अब आज्ञा दीजिए आपकी योगिता दीदी को। करती हूँ नमस्कार।